कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। आज की घटना में जो आंखों से दिख रहा था, लोग उसको ही सच मान रहे थे। साबित करने पर तुले हुए थे कि हमने अपनी आंखों से देखा है, ये झूठ हो ही नहीं सकता। मगर एक व्यक्ति, एक ऑफिसर ऐसा था जिसको सच को सच नहीं मान रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जो सच दिखाया जा रहा है उसके पीछे कुछ और सच है, बल्कि ये जो दिख रहा है वो झूठ है। इसके लिए वो एक टीम गठित करता है और जब सच सामने आता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और फिर लोग उसी व्यक्ति को, उसी ऑफिसर को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं कि इस ऑफिसर ने एक व्यक्ति की जान बचाई है, साथ ही दूसरे जो इसमें असली आरोपी है उसको सलाखों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आप भी उस ऑफिसर को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएं, विवश हो जाएं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की। ज़िला मेरठ का एक मेडिकल थाना है जो अपना आप में काफ़ी मशहूर है और इसी का एक इलाका लगता है भावनपुर। दरअसल 15 नवंबर की रात को यहाँ पर एक शादी समारोह आयोजित किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग, कोई डांस कर रहा है, कोई डीजे पे नाच रहा है, कोई खाना खा रहा है। ऐसे ही सब लोग अपने अपने कामों में, अपने अपने वर्क में मशगूल थे और खुशियों का आनंद ले रहे थे, शादी का आनंद ले रहे थे। अचानक ही धीरे धीरे करके रात के 1 बज जाते हैं और एक लड़की जो रात के 10:30 बजे से गायब थी, उस लड़की को तलाशने के लिए एक दूसरे से पूछते थे कि क्या तुमने प्रिया को देखा है। अक्सर उसके घर वाले, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार, कई लोगों की नज़र उस प्रिया को तलाश करने में लगी हुई थी, मगर प्रिया दिखाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे रात का 1 बज जाता है। उधर फेरों का टाइम चल रहा था। एक तरफ प्रिया को भी लोग ढूंढ रहे थे, मगर प्रिया 2-2.5 घंटे या 3 घंटे से गायब थी, वो मिल नहीं रही थी। अचानक ही एक महिला उसके टॉयलेट आता है और वो एक कमरा नंबर 2 जो था उसमें बने बाथरूम के अंदर वो महिला जब जाती है और वहाँ जाकर जो सीन देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। इस चीख निकलने के बाद वो महिला चिल्लाने लगती है और शोर मचाती है। उसके शोर को सुनने के बाद एक बार को फेरे भी रुक जाते हैं, उसको स्टॉप करना पड़ जाता है, क्योंकि सभी लोग उस चीख पुकार को सुनने के बाद जब उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, तो जाकर देखते हैं प्रिया अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर वहाँ खुशियों का माहौल मातम में बदल जाता है, लोग रोने लगते हैं और इसके बाद अचानक ही उस कमरे के अंदर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जब लोग उस लड़की को देखते हैं तभी एक व्यक्ति की नज़र पहुंचती है वहीं पास में पड़े हुए बेड पर, और उस बेड पर एक लड़का सोया हुआ था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। वो भी उस शादी में आया हुआ था, मगर उसने बेइंतहा शराब पी हुई थी। प्रथम दृष्टया लोगों को लगता है कि यही इसमें आरोपी है और लोग उसको पीटने लगते हैं। वो सोया हुआ था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लोग उसको क्यों मार रहे हैं, और वो उसको मारते रहते हैं। काफ़ी देर हो जाती है। जब वो अधमरा हो जाता है तभी मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आकर उस रवि बालियान को पब्लिक से बचाती है और बचाते हुए किसी तरह से उसे मेडिकल में भर्ती कराती है उसको उपचार के लिए। और यहाँ पर उस लड़की की जो लाश पड़ी हुई है अर्धनग्न अवस्था में, उस लड़की को भी पुलिस लेके जाती है पोस्टमार्टम कराने के लिए। फिर ये जो खुशियाँ थी कहीं ना कहीं मातम में बदल चुकी थीं। अब फेरे तो होते हैं, मगर फेरों का इतना लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो सिर्फ औपचारिकता के रूप में होते हैं। वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि दूल्हे की सगी भांजी थी, क्योंकि इस घर में अब जो हादसा हो चुका है उसे कौन भला भुला पाएगा। किसी तरह से रात पूरी हो जाती है, दिन निकल आता है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं मोर्चरी पर, जहाँ पर उस लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा था। इसके बाद उस लड़के की, जिसको मारा गया, पीटा गया, जिसको अधमरा कर दिया गया था, उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है, मगर पुलिस इस घटना का खुलासा नहीं कर रही थी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा भड़कने लगा। उन्हें लगता था कि ये जो लड़का है, जो आरोपी है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है और पुलिस अपने ही आदमी को बचाने पर तुली हुई है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उसके प्रिया के शव को लेकर मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे पर रखकर और जाम लगा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा जब शुरू होता है तो आसपास जाम की स्थिति बन जाती है। सैकड़ों, हज़ारों लोग जाम का शिकार हो जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा है, आज यहाँ तेजगढ़ी चौराहा जो कि बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, यहाँ जाम क्यों लगा हुआ है।
पुलिस डायवर्जन कर कर उस जाम को खुलवाने की कोशिश करती है, लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ आप शोर मत मचाइए, शांत हो जाइए, और हम इस घटना का जल्दी से जल्दी खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद तब जाकर लोग मानते हैं, मगर तब तक 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया था। इसमें परिवार के कई लोग ऐसे थे वो जो सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इसमें कई ऐसे लोग थे वो चाहते थे कि उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी भांजी जो रिश्ते में लगती थी, वो चाहते थे इस घटना का खुलासा हो और उस आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जब ये मांग कर रहे थे एसएसपी से, तो एसएसपी मेरठ के प्रभाकर चौधरी ने लोगों से हाथ जोड़ते हुए अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं इस घटना का खुलासा करना चाहता हूँ, सही से खुलासा करना चाहता हूँ। पुलिस ने परिवार को किसी तरह शांत तो कर दिया था, मगर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस पर प्रेशर बनता चला जा रहा था। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, मगर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने एक टीम गठित की और उस टीम में सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया, एसपी देहात केशव कुमार और साथ ही इसमें सदर देहात सीओ पूनम सिरोही को मेन लीड रोल दिया गया। और साथ ही इस टीम के साथ एक टीम गठित की जाती है और सर्विलांस टीम से लेके डॉग स्क्वाड, कई ऐसी टीम बनाई जाती हैं। उसके बाद ये पुलिस लग जाती है अपनी जांच पड़ताल में, और बारात में जो शामिल थे, घरात में जो शामिल थे, एक एक व्यक्ति से जब पूछताछ की जाती है, बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस घटना के खुलासे में लग जाते हैं। अब 3 कैमरे इस मैरिज होम में चल रहे थे, उन तीनों कैमरे को बारीकी से खंगाला जाता है, मगर पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस बार बार पूछताछ करने की कोशिश करती है। साथ ही सर्विलांस टीम ने इस लड़की का मोबाइल नंबर लिया और उस मोबाइल नंबर से जब उसकी लोकेशन, उसकी सीडीआर निकलवाती है तो एक छोटा सा क्लू मिलता है, मगर पुलिस उस क्लू पर कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पुलिस एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही थी, कहीं उससे कोई बड़ी गलती ना हो जाए। उधर जो लड़का है जिस पर प्राइम सस्पेक्ट था, जो क्या उस कमरे में मिला था, अभी भी उसको होश नहीं आया था। पुलिस उससे भी कुछ पूछताछ करना चाहती थी कि आखिर वो उस कमरे में कैसे था, कैसे नहीं था, मगर जब उसको होश नहीं था तो पुलिस करे तो क्या करे। फिर पुलिस ने फिर से इसमें जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी और उस लड़की के भाई के पास जाती है। लड़की के भाई से पूछती है। दरअसल लड़की का भाई खुद पुलिस के पास आना चाहता था, खुद कुछ बताना चाहता था। उस लड़की के भाई बताता है कि मैंने आखिरी बार अपनी बहन को विशाल गुप्ता के साथ देखा था, और विशाल गुप्ता कोई और नहीं था, वो वही लड़का था जो तेजगढ़ी चौराहे पर सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था, सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहा था। विशाल गुप्ता कोई और नहीं था, वही विशाल गुप्ता था जो क्या उसके कमरे के अंदर जहाँ पर लाश मिली थी, उस रवि बालियान को पीटने में सबसे आगे था। ऐसा लगता था उसको देखने के बाद कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अपनी बहन के बिना वो बिल्कुल रह नहीं सकता था। अपनी बहन की मौत के बाद कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो चुका था और वो चाहता था कि जो भी आरोपी है, जो भी अपराधी है, उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस को जो लड़की का मोबाइल नंबर मिलता है, सीडीआर मिलती है, उससे भी पता चलता है कि ये विशाल गुप्ता इससे सबसे ज़्यादा बातें करता था, सबसे ज़्यादा इससे चैटिंग भी करता। पुलिस ने उस लड़के को सस्पेक्ट के आधार पर हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और उससे बातचीत करती है तो वो बताता है कि वो कुछ देर के लिए यहाँ से चला गया था, उसे कुछ नहीं पता। उसने इधर उधर के बहाने बनाने शुरू कर दिए, मगर पुलिस की टीम ने उस सर्विलांस और कई ऐसे पहलुओं पर जब बातचीत करनी शुरू की है तो पुलिस के सवालों के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिरकार वो टूट जाता है। वो कहता है कि अपनी बहन से वो बहन नहीं मानता था, बल्कि उससे शादी करना चाहता था, उससे वो बेइंतहा प्यार करता था, उसकी खूबसूरती से, उसकी काबिलियत से, और उसको वो उसके देखे बिना वो रह नहीं पाता था। इसलिए बार बार वो मैसेज करता था, बार बार वो उसको फ़ोन करता था। और आज शादी में वो 15 नवंबर को वो बेइंतहा बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो चाहता था कि उसको एक बार गले लगाना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, इसीलिए वो उसे उस कमरे में लेके गया था जिस कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली थी। दरअसल उसे कमरे में एक बहाने से लेके आता है कि मैं तुम्हारे फ़ोटोग्राफ्स खींचता हूँ, तुम्हारे साथ सेल्फी लूँगा। वो लड़की भी अपने जब ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, उसकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लड़की अपने भाई के साथ चली जाती है उस कमरे में। पहले तो उसने उसके फ़ोटोग्राफ्स खींचे और फ़ोटोग्राफ्स खींचने के बाद उसको अचानक ही गले लगा लिया, और गले लगाने के बाद उसको जैसे ही किस करने की कोशिश की तो यहाँ पर प्रिया ने उसको एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए थे। उसका विरोध किया था और कहा कि ये जो तुमने हरकत की है, ये हरकत मैं अपनी मम्मी पापा को, बल्कि पूरे परिवार को बताऊंगी। ये सुनकर कहीं ना कहीं विशाल गुप्ता घबरा जाता है और डर जाता है। इसके बाद वो उस लड़की को मारपीट करनी शुरू कर देता है और मारते मारते उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है।
हत्या करने के बाद उसके जो मन में उसके प्रति जो हवस थी उसने उसको पूरा करने की कोशिश की, और वो उसके मरने के बाद भी उसके साथ गलत काम करने की जब कोशिश कर रहा था तो उस लड़की को पीरियड्स थे, जिसकी वजह से वो गलत काम नहीं कर पाया। यदि प्रभाकर चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया होता तो शायद मैरिज होम के 2-3 कर्मचारी इसमें हमेशा हमेशा के लिए जेल में अपनी ज़िंदगी बिताते, और साथ ही वो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही रवि बालियान, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसको भी लोग अपराधी समझते और हमेशा अपराधी की नज़र से देखते। फ़िलहाल उसके ठीक होने का इंतज़ार किया जा रहा है और पुलिस और डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में पूरी तरह से लगी हुई है ताकि वो लड़का जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपनी नौकरी पर वापस आ जाए। पुलिस ने इस अपराधी को, इस आरोपी को, जिसका नाम विशाल गुप्ता है, जो कि हापुड़ के पिलखुआ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। 17 नवंबर को पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए, साथ ही सर्विलांस टीम ने जो इतने कम टाइम में मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल की CDR, और सबसे पहले जो पुलिस को शक होता है वो मोबाइल के आधार पर ही होता है, और पुलिस उसी आधार पर और भाई के बयानों के आधार पर जब अपने काम करती है तभी विशाल गुप्ता पुलिस की रडार में आ जाता है। फिलहाल सर्विलांस टीम को 25,000 रुपये से सम्मानित किया गया है और प्रभाकर चौधरी ने टीम के साथ साथ ऊपर वाले का भी धन्यवाद दिया है। वाकई ऐसे ऑफिसर पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में होने चाहिए, बल्कि पूरे भारत के हर ज़िले में होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। प्रभाकर चौधरी के बारे में अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं, उनकी ईमानदारी के, उनके काम करने के तौर तरीके से। ये 2010 के बैच के IPS ऑफिसर हैं, वाकई ये सैल्यूट के हकदार हैं। मैं भी इनको सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है कि कई बार जो आंखों से देखा हुआ होता है वो सच नहीं होता, उसके पीछे जो छुपा होता है वो सच होता है। हमें उस सच को खोजने की ज़रूरत है, और IPS ऑफिसर ने उस सच को खोजकर आप लोगों के सामने लाकर रख दिया। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।